Hello everybody. Today we will discuss regarding the economic reforms part 2. In this reforms we will discuss regarding the liberalization. As we know that this policy is also known as the LPG, or you can say liberalization, privatization and globalization. So we will discuss on liberalization. Liberalization means removal of government control and restrictions from the economic activities. जैसा कि हम जानते हैं कि 1950 से लेकर 1990 तक गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के हर फील्ड में इंटरफेयर किया। एक तो बहुत सारे पब्लिक इंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश किए गए, इसके अलावा लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस कंपलसरी था। कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना हो या फिर इंडस्ट्री लगानी हो तो उसके लिए लाइसेंस लेना होता था। इसके अलावा इंडस्ट्री यूनिट्स के एक्सपेंसन के लिए भी परमिशन लेना होता था, और साथ ही साथ जो अदर एक्टिविटीज़ होती थी जैसे कि इंपोर्ट करना, टेक्नोलॉजी, फॉरेन टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इन सभी चीज़ों के लिए जो बिजनेसमैन होते थे उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो परमिशन लेने के लिए बहुत लंबी प्रोसीजर होती थी। कई प्रकार के डिपार्टमेंट्स थे इसके लिए जिनके पास चक्कर लगाने होते थे। तो उसमें टाइम भी लॉस होता था, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट का जो एनर्जी होता है, जो उत्साह जो होता है, उसमें कमी आ जाती है। तो 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या किया गया कि इस प्रकार के जो लाइसेंस लेने की जो व्यवस्था थी उसमें कमी की गई। गवर्नमेंट ने बहुत फ्रीडम दिया प्राइवेट सेक्टर को कि वो अपना इंटरप्राइज इस्टेब्लिश करे, कोलैबोरेशन करे, इवन फॉरेन कोलैबोरेशन भी करे, और फास्ट ग्रोथ को बढ़ावा मिले, कैपिटल को बढ़ावा मिले। इस प्रकार के नीति को अपनाया गया। तो इसमें बेसिकली जो एक टाइप का लिबरेशन के तहत एक प्रकार का जो रिफ़ॉर्म होता है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब इसमें क्या किया गया, आप बिल्कुल इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि 1950 से 1990 तक क्या किया गया था। बस उसका जस्ट अपोजिट आप सोचिएगा। 1950 से 1990 तक क्या था कि हमारे यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर के लिए रिज़र्व किए गए थे। तो यहाँ पे क्या किया गया कि केवल ओनली 3 इंडस्ट्रीज़ आर रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर इन आफ्टर 1991। These are defense equipments, रेल ट्रांसपोर्ट एंड एटॉमिक एनर्जी। इनके अलावा जो अदर इंडस्ट्रीज़ थे इनमें प्राइवेट सेक्टर को भी रोल प्ले करने का मौका दिया गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को मोर फ्रीडम दिया, मोर एक्सपेंसन की फैसिलिटी दी। दूसरा ये था कि जो इंडस्ट्रीज़ में लाइसेंस लेने की जो ज़रूरत होती थी, ऐसे केवल कुछ इंडस्ट्री को रखा गया जो बहुत ही ज़रूरी था, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गया, हैज़र्डस केमिकल हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, लिकर एंड सिगरेट हो गया, एक्सप्लोसिव्स हो गए। तो ये इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इनके प्रोडक्शन एंड ट्रेड को कंट्रोल करने के पर्पज़ से, मतलब इसका भी जो मेन पर्पज़ था वो था पब्लिक बेनिफिट, पब्लिक इंटरेस्ट। इस कारण से ही केवल इन सेक्टर्स में इंडस्ट्रियल लाइसेंस को कंपलसरी रखा गया। बाकी अदर सेक्टर्स के लिए इसकी ज़रूरत नहीं रही। यानी कि अब इंडस्ट्रीज यदि चाहे तो इसके बाकी जो इंडस्ट्रीज़ बचे हुए हैं उनमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी दी गई। इसके कारण क्या हुआ कि जो हमारे इकनॉमी के अदर सेक्टर्स है उसमें क्या हुआ, बहुत प्रकार के इंडस्ट्रीज़ का एक्सपेंसन हुआ। अच्छा, ड्यूरिंग 1990 तक क्या था कि हमारे यहाँ एक MRTP एक्ट को बहुत सख्ती से लागू किया गया था। इसका मतलब होता है मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड प्रैक्टिस। अब इसके कारण क्या होता था कि यदि मान लीजिए कि 2 या 3 बड़ी कंपनियां हैं, यदि वो आपस में मर्ज करना चाहे, या कोई बड़ी कंपनी 2-3 छोटी कंपनियों को टेक ओवर करना चाहे, तो इसमें रेस्ट्रिक्शन होता था। लेकिन बाद में इस प्रकार के कानूनों को भी क्या किया गया, शिथिल किया गया, और ये अलाउ किया गया कि इंडस्ट्रीज़ या जो हमारा जो बिजनेस सेक्टर है, कॉरपोरेट सेक्टर है, वो चाहे तो इस प्रकार का एक्सपेंसन कर सकता है।
यदि उनके एक्सपेंशन करने से इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आती है, कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है, तो इसके लिए अलाउ किया गया। इसके अलावा जो फॉरेन कंट्री से जो इंपोर्ट किया जाता था टेक्नोलॉजी वगैरह, कैपिटल गुड्स वगैरह, उसके लिए भी काफ़ी हद तक फ्रीडम दिया गया। पहले क्या था कि इसके लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। आजकल इस प्रकार की ज़रूरत नहीं रही है। आजकल क्या किया जाता है कि मैक्सिमम चीज़ों में फ्रीडम दिया गया है। तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इन रिफॉर्म्स के कारण क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें एक तो बहुत एक्सपेंसन का स्कोप बढ़ गया। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, कोई बिजनेस करने वाला है और उसके कुछ यूनिट्स हैं, बाद में वो कुछ नए यूनिट्स लगाना चाहता है तो उसकी फ्रीडम दिया गया। जैसे मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने पंजाब में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट लगाया है, बाद में वो चाहता है कि जो हमारे जो त्रिपुरा है, आसाम है, बिहार है, यहाँ भी यदि वो चाहता है इंडस्ट्रियलिस्ट लगाना, तो उसके लिए उसे ईज़िली परमिशन दी जाने लगी है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि नए यूनिट्स को इस्टेब्लिश करना भी आसान हो गया है। फिर कंपनियों का आपस में मर्जिंग करना, कोलैबोरेट करना, जॉइंट वेंचर्स इस्टेब्लिश करना, ये भी काफ़ी हद तक आसान हो चुका है। पहले इनमें क्या था कि बहुत प्रकार के रेस्ट्रिक्शन हुआ करते थे। तो इस प्रकार के जो रिफॉर्म्स किए गए लिबरलाइजेशन के तहत, इसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। जो दूसरा टाइप का रिफॉर्म्स किया गया इसके तहत, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या किया गया कि जो पहले जो हमारे यहाँ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसका मेन रोल क्या था कि रेगुलेटर एंड कंट्रोल। वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही क्या करता था, बैंक्स को डायरेक्टली गाइड करता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए और कितना लोन दिया जाए, कैसे दिया जाए। डायरेक्टली क्या करता था, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन देता था। बाद में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल हो गया फैसिलिटेटर का। अब क्या हुआ कि बैंक्स को फ्रीडम दिया गया कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अपने जो लेंडिंग रेट्स हैं, जैसे आपका कार लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, बिज़नेस लोन हो गया, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो डिसाइड कर सकता है। इसमें उन्हें फ्रीडम दिया गया। दूसरा रिफॉर्म ये किया गया कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को बढ़ावा दिया गया। पहले क्या था कि हमारे यहाँ 1980 के बाद से मैक्सिमम बैंक सरकारी हो गए थे, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ, इसके लिए जो सरीन कमेटी का गठन किया गया था, उसके रिकमेंडेशन के आधार पे क्या किया गया, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को बढ़ावा दिया गया। इसके कारण हमारे यहाँ एक्सिस बैंक, ICICI बैंक जैसे बड़े बड़े प्राइवेट बैंक भी इस्टेब्लिश हुए, ये भी आए। फॉरेन बैंक्स भी आए कुछ, जैसे कि हमारा HSBC बैंक है। तो ऐसे फॉरेन बैंक्स को भी हमने अपने इकोनॉमी में काम करने का मौका दिया। इसके क्या हुआ, इसके कारण जो बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन को बढ़ावा मिला, और इस कंपटीशन के बढ़ावा मिलने के कारण क्या है कि जो हमारे जो बैंक के जो कस्टमर्स हैं उन्हें धीरे धीरे क्या हुआ, फ़ायदा मिलने लगा बैंकिंग सर्विसेज का, इसलिए ऐसा किया गया। इसके साथ साथ जो हमारे जो बैंक्स थे उनमें 51% तक का फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अलाउ किया गया। यदि जैसे मान लीजिए कि फॉरेन जो हमारे यहाँ अपने देश के जो बैंक्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट, कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो मान लीजिए कि उनमें से कुछ परसेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ करता था। अब ये अलाउ किया गया कि 51% तक फॉरेन सेक्टर के लोग भी क्या कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ कि हमारे यहाँ चूँकि मेन प्रॉब्लम क्या था 1991 में, वो था लैक ऑफ कैपिटल एंड लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से क्या हुआ कि इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज की कमी जो थी, वो रिज़र्व धीरे धीरे बढ़ गए, तो जो कि हमारे इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बढ़ावा मिलने से क्या हुआ कि देश में फॉरेन कैपिटल आ गया, जो हमारे यहाँ पे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। तीसरा टाइप का जो होता है रिफॉर्म्स, इसके तहत, रेगुलेशन के तहत, उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। पहले क्या था कि फॉरेन एक्सचेंज यूजुअली गवर्नमेंट बहुत कंट्रोल करता था उस पर, लेकिन 1991 में गवर्नमेंट ने 2 कदम उठाया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के पास जब
इंडिया गया था ये कहने के लिए कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बहुत ज़्यादा डेफिसिट चला गया है, तो तब IMF की सलाह पे क्या किया गवर्नमेंट ने, इंडियन रुपीस का इंटरनेशनल मार्केट में डीवैल्यूएशन किया। अब जो डीवैल्यूएशन क्या होता है इसको भी समझ लीजिए आप लोग। हालांकि हमारे यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर है, फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर जो है फॉरेन एक्सचेंज, उसमें आप पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो डीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट जानबूझकर इंडियन रुपी की वैल्यू को कम कर देती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। यानी कि इट रिफर्स टू लोअरिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, तो इसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। तो इसका करने के फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर के कंपेयर में सस्ता हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। तो सीधी सी बात यह है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो सस्ते हुए। तो सस्ता एक्सपोर्ट जो है, जब एक्सपोर्ट सस्ता होता है तो क्या हो गया, हमारे एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिला। तो जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली हमारे देश में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ, तो फॉरेन करेंसी का हमारा स्टॉक बढ़ गया। इस प्रकार से क्या हुआ, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का डेफिसिट था वो धीरे धीरे करके कम हो गया। इसके साथ एक और चीज़ किया गया फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के तहत। दूसरी जो चीज़ की गई वो किया गया कि जो हमारा इंडियन करेंसी रुपी है उसको फॉरेन करेंसी के टर्म्स में फुल्ली कन्वर्टेबल कर दिया गया, यानी कि एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया गया। अब मार्केट में रुपी के डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे इंडियन करेंसी की जो प्राइस होती है वो डिटरमाइन होती है डॉलर के टर्म्स में। तो ये किया गया, तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। एक और प्रकार का रिफॉर्म्स किया गया, उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स। अब आपने जैसे कि बताया गया था 1950 से 1990 तक हमारे यहाँ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी थी, और हमारे यहाँ पे क्या किया गया, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता था, यानी कि टैरिफ लगाया गया। जो इसका मतलब है, हाई टैरिफ का मतलब है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टैक्स लिया गया इंपोर्ट गुड्स पे, जिसके कारण हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो गए, और फॉरेन गुड्स महंगे होने के कारण क्या हुआ, हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिला। तो बाद में क्या हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सलाह पे क्या किया गया कि टैरिफ को धीरे धीरे करके कम किया गया। वैसे तो पर्पस इनका ये है कि इसको टोटली जीरो कर दिया जाए। ये किसका पर्पस है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है। हालांकि टोटली हर जगह जीरो तो नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी पहले के कंपेयर में बहुत कम कर दिया गया है। और दूसरा जो काम किया गया वो किया गया कि जो फिज़िकल रेस्ट्रिक्शन थे इंपोर्ट पे, जिसको हम बोलते हैं कोटा को भी काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। इस प्रकार से अब क्या हुआ है कि जो फॉरेन गुड्स हैं वो काफ़ी हद तक इजीली इंडिया में आ सकती हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ इसमें इंश्योर की जा रही है कि गुड्स के साथ साथ कैपिटल का भी फ्री मूवमेंट होने लगे। तो कैपिटल फ्री मूवमेंट का फ़ायदा ये मिल रहा है कि इंडिया में फॉरेन कैपिटल आ रहा है, उसका स्टॉक बढ़ रहा है, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।